आज जो बिहार सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले हैं, उसके संबंध में विशेष रूप से हम लोगों ने आपसे बात करने का निर्णय लिया है कि उन बातों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं, या अगर उस संबंध में कोई बात होगी तो वो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में लगातार समझिए कि पिछले लगभग 13-14 वर्षों से उठाई जा रही है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात। और ये आप सब न सिर्फ जानते हैं बल्कि आप लोग साक्षी हैं कि ये कोई बिहार की तरफ से या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई नई बात या नई मांग नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत मजबूत है। आपको लगेगा कि फिर से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके भी कारण है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें न सिर्फ अलग अलग जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा निकला है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी स्पष्ट रूप से संकलित किए गए। और ये मैं फिर से दोहराता हूं, अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कम से कम 40 हजार करोड़ के करीब जो राज्य का लगता है अलग अलग केंद्र की योजनाओं को ही क्रियान्वित करने में, जिसे हम केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, उसमें हमारा बचत होगा। और वो बचत होगा तो हम बिहार के गरीबों के हित में योजना बनाएंगे और जितने चिन्हित गरीब परिवार गरीब लोग हैं उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। इससे ज्यादा वाजिब और उचित मांग क्या हो सकती है। और हमने अपने उपलब्धियों से, अपने कार्यों के प्रदर्शन से ये हमने साबित कर दिया है कि बिहार की उपलब्धियां या प्रशासनिक सफलताएं किसी राज्य के प्रगति की जो रफ्तार है, हम किसी से कम नहीं बल्कि कई मापदंडों पर तो हम देश में अव्वल है। तो हमने अपने उपलब्धियों, अपने प्रदर्शन की प्रामाणिकता स्थापित कर दी है। अब हम विशेष सहायता विशेष राज्य के दर्जा के रूप में चाहते हैं, जिससे कि हम बिहार के गरीबों का कल्याण कर सके। वर्तमान प्रासंगिकता इस मांग की यही है कि अब आंकड़े से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार को इसकी आवश्यकता है। दूसरी सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग भी पक्ष में हैं, भाजपा भी कहती है कि पक्ष में है। और जब सब लोग पक्ष में ही हैं तो 9वीं अनुसूची में नहीं डालने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। कि सब लोग पक्ष में हैं तो कितने पक्ष में हैं, कितने दूर तक इस बात को मानते हैं, वो तो अब देखने की बात है। फिलहाल हम लोगों ने इन्हीं दो चीजों के लिए विस्तार से आपको अलग से बताने के लिए, जो दोनों चीजों का परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। हम समझते हैं कि आप
भी इससे सहमत होंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को या देश के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई बिहार ने तो कर दिया है, अब आप पूरे देश में करिए, जहां नहीं होगा वहां के गरीबों पिछड़ों के प्रति न्याय नहीं होगा, इसलिए पूरे देश में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए, अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते। अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है। इससे बड़ा अन्याय क्या होता है, वित्तीय अन्याय, सीधी बात। आंकड़े पर किसी कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात है कि जो जातीय आंकड़े आए उनको उस ढंग से न्याय उपलब्ध कराने के लिए आपने देखा कि हम लोगों ने जो उनके लिए चाहे सरकारी सेवाओं में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरे जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, लगभग 94 लाख गरीब परिवार, अब उनको आगे बढ़ाना है। आखिर आंकड़े जब आ गए और सरकार के संज्ञान में बात आ गई कि इतने गरीब परिवार हैं, तो इन गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर इस गरीबी से निकालना ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसी आधार पर हमने जो कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कई समझिए लाख गृह विहीन लोग परिवार है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको गृह निर्माण करवाना है। जो लोग जिस परिवार में आमदनी बिल्कुल नहीं है उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दे के उनको कुछ रोजगार उपलब्ध कराना है। इन सब चीजों का जो आकलन किया गया है तो लगभग समझिए कि इन सब चीजों को करने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको बिहार सरकार 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहती है। तो लगभग समझिए कि 50,000 करोड़ प्रति वर्ष हुआ, 2.5 लाख करोड़ अगर 5 साल में है तो। और वो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, ये उसके बूते की बाहर की बात है। हम सब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने फिर से अब आंकड़ों के साथ हम किस लिए चाहते हैं, किस लिए मांगते हैं, हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कम अभी ये जो केंद्र प्रायोजित योजना चलाते हैं, समझ लीजिए किसी में 60-40 है, किसी में कुछ है जो शेयरिंग पैटर्न है, साझेदारी का हिस्सा देता है, और जो भी कमिटेड केंद्रांश होता है वो समय पर नहीं आता है। नतीजा होता है कि राज्य की तरफ से ही वो संसाधन भी लगा के हम लोगों को योजना, या जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन भी केंद्रांश नहीं मिलने के कारण उनका वेतन मिलना बाधित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ता है। सवाल का जवाब तो मिल ही गया। हम आपके सवाल पर आ रहे थे, बीच में इधर से सवाल आ गई। आपने देखा है
कि ये सवाल बिहार की जनता का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा। इसीलिए केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है, उसके निरपेक्ष दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन बिहार का मुद्दा अस्थायी रहा है और ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। एक इसमें नहीं है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अविलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीज़ें जो है, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा है, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग आप लोग बिहार के लोग हैं और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी बताए कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, ईबीसी हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीज़ों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा, बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है, हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, आप वो सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है
कि इनका साफ तौर पे कहना है जो रेशियो जो है, जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम, अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना? तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने? तो ये बात एक और सवाल है, एक मिनट, आप जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, आप बात करें, आप जिन प्रश्नों को ही अमान्य कर दिया है। इसके अलावा रघुराम राजन की कमेटी जो कि यूपीए सरकार के समय में बनी थी, उसने इसे खारिज कर दिया, और ये सब जानते हुए भी यदि इस तरह की मांग की गई, फिर से कैबिनेट से पास किया गया, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, मरे हुए घोड़े पे चाबुक चलाने की तरह। एक बात समझने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे? किस बेस पे बोले थे? क्या नहीं, पैकेज और विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की, चलिए विशेष पैकेज ही दे दें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? कहाँ दे रहे हैं? नहीं, इसमें जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहते हैं। जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और सोचना ये है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं, इसके पीछे तर्क या इससे क्या फायदा होता है? हमको तो वो फायदा चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा, और अगर विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति या वो प्रावधान खत्म हो गया है, तो नीति आयोग जो है उसके मैंडेट में विशेष सहायता का प्रावधान है। नीति आयोग का मैंडेट देख लीजिए, हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए, उसका फायदा नंबर 1 कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी, उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया, और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते, कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 2:1 का रेशियो था। मतलब 66 वो देते थे और 33 हम लोग लगाते थे। और उसको इस बार से, पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा, और वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो है आप लोगों के समक्ष जो है बातें रखी हैं, मैं भी अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाने का काम किया है, और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन
जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाएँ, पहचान कर पाएँ कि कौन लोग हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो अब आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे, 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करेंगे। तो दो बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। परिषद ने निर्णय लिया है जिन दोनों बातों के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा है कि आपने देखा है कि आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई है
उसको हम लोगों ने मांग की है कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची के तहत डाला जाए। वो इसलिए हमने कहा है कि 9वीं सूची में डाल देने से इसमें अनावश्यक कानूनी या न्यायालय में पेचीदगी फंसाने का या इसको उलझाने का मामला वो नहीं हो पाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि अभी तक तो उसमें कितना 280-84 कानून डाले गए हैं जिनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी गई है। और 9वीं अनुसूची का गठन ही संविधान में इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि कोई प्रगतिशील कानून बनाने के लिए चाहे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में उनको क्रियान्वित करने में अगर किसी मौलिक अधिकार का भी हनन होता है तो वो जो संविधान में हमने व्यवस्था की कल्पना की है सामाजिक न्याय की, वो उसके तहत उचित होता है। और ये उच्चतम न्यायालय ने भी माना है। इसीलिए 9वीं अनुसूची का गठन ही यही इसीलिए हुआ है। और उसमें अभी तक और बिहार के साथ तो ये सौभाग्य रहा है कि उसमें पहला कानून भी इसी प्रदेश का गया था जब श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था। ये 1951 की बात, जब इसका गठन हुआ था। पहला संशोधन है संविधान का, 9वीं अनुसूची का संविधान में जोड़ा जाना, ये अपने संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और उसका कारक भी बिहार विधानसभा या बिहार की सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था वो हुआ था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गरीबों के हित में न्याय करने के लिए जो पिछड़े वंचित, चाहे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं या सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसको अनावश्यक न्यायिक पछड़े में न फंसाया जाए जिससे गरीबों को न्याय दिलाने में दिक्कत हो। इसीलिए हम लोगों ने इस कानून को जो हम लोगों ने अभी पास किया है, इसको जो अभी परसों तरसों अधिसूचित भी हो गया महामहिम की सहमति मिलने के बाद, इसको हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के निर्णय से भारत सरकार से अपील किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया जाए। बड़ा विस्तार से वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विजेंद्र यादव ने विस्तार से बता दिया। हमारा हमारा मुख्य आज बात करने का उद्देश्य था 9th शेड्यूल और विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा में इस जातीय गणना पर और आरक्षण के ऊपर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी और उन्होंने विशेष उत्साह दिखाया था। बार बार उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को कहा कि ये सर्वसम्मति से पास किया जाए और उन्होंने इतना उत्साह दिखाया कि जैसा उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, तो उनका उत्साह पूरा था और सरकार के साथ वो पूरी तरह से दिख रहे थे। तो हम लोगों का मानना है कि जब पिछड़े, दलित और जो बड़ी आबादी वंचित और शोषितों की है उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है इस प्रदेश में, तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आजादी के बाद पहली बार किसी प्रदेश ने जातीय गणना करने के बाद आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, उसको 9th शेड्यूल में शामिल करें, जिससे कि किसी भी लीगल बैटल को लड़ने से बिहार सरकार बच सके। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अपना सहयोग करें और जिस तरह से माननीय विजेंद्र यादव जी ने और वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से हमारा प्रदेश लगभग 94 लाख लोग, उसमें 25% उच्च जाति के, लगभग 33.16% पिछड़े जाति के, लगभग 33.58% अति पिछड़े जाति के और 42.93% अनुसूचित जाति के और लगभग 42.70%
अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इनको उठाने के लिए जो माननीय नेता ने 18 वर्ष में प्रयास किया है, वो प्रयास से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए। लेकिन जब भारत सरकार का विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलेगा तो हम समझते हैं जो एक बड़ी आबादी जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है कि हम उसकी राजनीति करते रहे, अति पिछड़ों की, दलितों की, उसको आगे बढ़ाने में हम लोगों को ताकत मिलेगा। इसी से विशेष आग्रह है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं से कि वो एक प्रतिनिधिमंडल लेके माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाएं और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।